मैं प्रोफेसर कमल नयन आपके पास आऊं, लेकिन मैं धनंजय भाई एक चीज और मुझे लग रही थी कि चोरों में भी दो तीन कैटेगरीज होती हैं। सबसे ज्यादा मार खाता है गिरहकट, जब कतरा होता है उसकी बड़ी पिटाई होती है, उसकी सामाजिक वो भी होता है और वो हर जगह पे। तो ये कुछ गिरहकटी वाला और जेब कतरे वाला काम किया है ना, कि जेब कतरा काट के आपका वोट इधर कर लिया। जेब कतरा यही के सब काम करता है। और मैं एक और चीज इसलिए बता दूं कि कई जगह से एक सूचना और आ रही है, जो ईडब्ल्यूएस की आपने बात की, कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो बहुत ही नीचे है। मतलब उसमें जो मेरिट का मामला आ रहा है वो बहुत नीचे आ रहा है। वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि वो लोग शायद इतना क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे। खैर, वो कहीं और हो जाएगा। मुझे एक जो कमल जी, जो धनंजय जी कह रहे थे कि वो मलेशिया चले गए या कहाँ चले गए, मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बात तो अमित शाह साहब ने कही थी कि तीन वो आए हैं और आतंकवादी बिहार में घुस गए हैं। मेरे ख्याल में उनको एक ज्यादा जरूरी काम दुबई में मैच कराना है इंडिया पाकिस्तान का। तो वहां चले जाके उनकी ड्यूटी वहां लगाना शायद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि 14 तारीख को मैच हो जाएगा, उसके बाद फिर भेज दिया जाएगा बिहार में। ये घबराइए मत बिहार वालों, वो बिहार में दुबई में इंडिया पाकिस्तान का मैच करा के वो फिर यहाँ यहाँ उनको भेज दिया जाएगा, क्योंकि जैसा लग रहा है कि वो दुबई वापस मैच कराने चले गए। मैं एक चीज कमल जी, दो चीजें आपसे पूछ। एक तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने कल भी आपके शो में कहा था, इस सब में जैसे होता नहीं, कभी कभी किसी का भाग्यशाली होते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा फायदा इस पूरे उसमें हुआ है, तो मैं ये अभी भी मानता हूं कि वो अ, किसी भी और नेता से ज्यादा नीतीश जी का हुआ। नीतीश जी को बैठे बिठाए, अब उनकी उनकी हैसियत बढ़ गई है। अब ये सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा है कि नहीं, आधी सीट पे वो लड़ेंगे, उनको बराबर की सीट मिलेगी। अभी तक नीतीश जी बिल्कुल किनारे हो गए थे, अब नीतीश जी का इसमें फायदा हुआ है। दूसरा, मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये जो बार बार जो शकीब जी कह रहे हैं कि जो झगड़ा करा, आज भी वो झगड़ा कराने का सब लोग का कहना ही है कि जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, वो झगड़ा बिल्कुल कराना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे। लेकिन मेरा एक एक जो मैंने कुछ लोगों से बात की, थोड़ा अब बीजेपी में डर भी आ गया है। क्योंकि बिहार में लालू यादव एक बहुत साल पहले अपनी क्या लठ पिलाओ तेल पिलाओ रैली भी करते थे, वो। तो उस तरह की चीज बिहार में बहुत आसान नहीं होगा कि हुड़दंग करके निकल जाना, जिस तरह से लाठी कांग्रेस के पिलावन दफ्तर में अंदर। सर, हाँ, रैली लाठी। का नाम था लाठी पिलावन। लाठी पिलावन तेल तेल पिलावन। पिलावन वैसे। हाँ, तेल पिलावन लाठी लाठी रैली। तेल चलावन पिलावन रैली। लाठी लाठी चलावन। रैली। हाँ, हाँ। लाठी रैली। हाँ हाँ हाँ, बस बस। तो वहां पे जरा ये मामला थोड़ा इतना आसान नहीं होगा। अभी तो लोग मिल जा रहे हैं, लेकिन अब बाद में लोग भी मिलना शुरू, वो मुश्किल हो जाएगा झगड़ा कराने के लिए। तो कमल जी, आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव एक तरह से बिहार का अनाउंस हो ही चुका है, क्योंकि इस रैली के बाद अब कुछ रह नहीं गया। मोदी जी कब पहुंचते हैं बिहार, ये देखने वाली बात होगी। कमल जी। आनंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट को और आपको नमस्कार। जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी में एक डर बैठ गया है, तो मुझे तो लगता है कि उस डर को सबसे ज्यादा एक जोरदार तरीके से और पुश देने का काम आज राहुल गांधी ने ही किया, जब उन्होंने ये कहा कि परमाणु बम या एटम बम तो हो चुका है, अब हाइड्रोजन बम की बारी है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सर्कल्स में भी इस बात की चर्चा होगी कि आखिर वो हाइड्रोजन बम कहाँ का हो सकता है, कहीं बनारस का तो नहीं है या कहीं किसी और सीट का तो नहीं है। तो ये नहीं, वो हरियाणा, नहीं उन्होंने हरियाणा बोल दिया, उन्होंने हरियाणा हरियाणा बोला बोल है। दिया हाँ। जी। तो हाँ, तो और मुझे लगता है कि उसके बाद एक एक करके चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे और दूसरी जगह हो, उसका एक एक करके नंबर आएगा और ये बात धीरे धीरे साफ होगी कि किस तरीके से वोट चोरी का काम किया जाता रहा है। जो पूरी यात्रा रही है उसके संदर्भ में मैं कुछ बिंदु में अपनी बातों को रखना चाहूंगा। जैसे सबसे पहले मुझे ये लगता है कि ये पूरी की पूरी यात्रा इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी, या बिहार में उसे महागठबंधन कहते हैं, उसके लिहाज से हम देखें तो उसके भीतर एक ऊर्जा भरने वाली चीज रही। तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति बड़ी नाजुक रही है। कई बार यह कहा जाता है और मजबूती से कहा जाता है, इसके पीछे तर्क भी दिए जाते हैं कि असल में 2020 का चुनाव तेजस्वी जीत गए थे, कुछ तो बेईमानी हुई, कुछ वोट चोरी वाला काम हुआ और कुछ कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी। स्थानीय स्तर पर और मजबूती से चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, शायद वैसा नहीं हो पाया। तो इस बार जो राहुल जी की यात्रा हुई है अभी तक, उसमें एक तरीके से कांग्रेस को एक पुनर्जीवन मिला है। और मुझे ये देख के थोड़ी खुशी भी होती है कि कांग्रेस के भीतर बहुत सारे युवा नेता और कार्यकर्ता दिखते हैं और उनके भीतर एक ऊर्जा भी नई तरह की दिखती है। तो राहुल गांधी ने जो पूरी यात्रा की, उससे कांग्रेस को एक नया जीवन मिला है, उसके भीतर ऊर्जा का संचार हुआ है।
इंडिया ब्लॉक के जो पूरे कार्यकर्ता थे, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा थी, राहुल गांधी ने हर जगह इस बात पर जोर दिया और एक नारा भी गढ़ दिया, जो कि पूरे देश में अब इस नारे से लोग परिचित हो चुके हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो इस नारे को गढ़ने के साथ साथ जब आप वहां होने वाले भाषणों पर ध्यान देंगे तो वो वोट चोरी के मुद्दे पर होता था, लेकिन उसके साथ साथ बिहार के जो बुनियादी मुद्दे होते थे वो भी लगातार इस यात्रा में तेजस्वी उठाते रहे। राहुल गांधी की बातों में भी वो चीजें आती रही और उससे ये चीज हुआ कि जो सारे कार्यकर्ता इन लोगों के हैं उनके भीतर एक ऊर्जा भरी है। और मुझे लगता है कि पहले तो एसआईआर वाली बात है, तो अब महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के भीतर यह बात आ चुकी है कि चीजों को इतने आसानी से हमें हाथ से नहीं जाने देना है और उसके लिए जो सजगता चाहिए, जो जागरूकता चाहिए, जो गोलबंदी चाहिए, जो भी इनके अपने लोग हो सकते हैं उनके वोट को सुनिश्चित करने की बात है, मुझे लगता है कि इसके प्रति भी एक जागरूकता महागठबंधन में आई है इस पूरी यात्रा से। और जो अन्य बातें जो महागठबंधन के भीतर जिसको हम कहते हैं कील काटा दुरुस्त करना, वो भी मुझे लगता है काफी हद तक हुआ है। एक आमतौर पर मान्यता ये रही है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं। आज भी मैं ये देख रहा था कि एक खबर चलाई गई कि अच्छा आज के दिन भी पप्पू यादव को नीचे कुर्सी लगाकर बैठना पड़ा और आज तक जैसे बड़े चैनल पर ये खबर चलाई जा रही थी। तो हमेशा से ये कोशिश तो रही है कि जो नेगेटिव खबरें हो सकती हैं उसी को गोदी मीडिया या मुख्यधारा का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो दिखाता है। तो लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे तो जो एक समन्वय की बात है वो काफी सारी इस यात्रा में हुई, जिससे महागठबंधन को काफी लाभ हुआ। और वो जो एक लाभ की स्थिति है वो इस रूप में है कि जो कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में होड़ की बात कही जाती थी, वो एक बेहतर समन्वय के रूप में अब सामने आया। कम से कम इस यात्रा में वो दिखा कि वो लोग मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हैं। जो पप्पू यादव हैं और जो तेजस्वी यादव हैं उनके बीच में भी एक अलग तरह का समन्वय दिखा। तो अगर ये चीज आगे कायम रहती है तो महागठबंधन बेहतर समन्वय के साथ चुनाव लड़ सकता है। जो आपने एक बात कही नीतीश कुमार जी वाली, तो यह बात काफी हद तक सही है, लेकिन उसके साथ यह बात भी आ जाती है कि नीतीश जी का अपना संगठन जमीनी स्तर पर अब कितना मजबूत है और उसके भीतर उनकी पार्टी के भीतर आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की सोच रखने वाले कितने लोग आ चुके हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, लोग यह बोलते हैं कि उनको घेरे हुए जो 3-4 लोग हैं, असल में उनका एक पांव या उससे भी ज्यादा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो उन्हें सीटें मिलेंगी यह बात कही जा रही है और वो कई तरह के कार्यक्रमों की भी घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जो अगर उन्हें 101, 102 या 105 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी देती है, तो क्या उन सीटों पर नीतीश कुमार वास्तविक रूप में अपना उम्मीदवार उतार पाएंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार जी अपनी छवि के साथ जुड़े हुए इस चीज को नहीं तोड़ पा रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है और वो उनके समर्थकों को भी ये लगता है कि वो कभी भी कुछ बोल सकते हैं ऐसा जो शर्मिंदगी का कारण बन सकता है पार्टी के लिए। तो अगर नीतीश कुमार जी को अपना स्टेक अगले विधानसभा चुनाव में रखना है मतदाताओं के बीच, आम लोगों के बीच में, तो उन्हें एक मजबूत नेता के रूप में खुद को दिखाना होगा। उन्हें कुछ ऐसी यात्राएं करनी होंगी जैसे तेजस्वी कर रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसे भाषण देने होंगे जैसे राहुल गांधी दे रहे हैं कि उनके पास एक विजन है राज्य को यहां से आगे ले जाने का। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो राज्य को 2005 से काफी आगे लेकर आए हैं, लेकिन एक जड़ता भी आ गई और जड़ता के साथ साथ वो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे कुकर्मों में भी एक मूक सहायक बन गए, तो इससे उनकी छवि को काफी धक्का लगा है। तो नीतीश कुमार जी का कोई स्टेक तभी हो सकता है इसमें जितना भी उनको फायदा दिखे ऊपरी तौर पर, जब वो ये साबित करे कि मैं एक स्वस्थ नेता हूं, मैं लीड करने के लिए तैयार हूं और मैं यहाँ जो 2013 में कहा करते थे कि बिहार में अगर एनडीए है तो उसका मुख्य चेहरा मैं हूं, नरेंद्र मोदी या कोई और नहीं हो सकता है। और उसके लिए उन्हें बहुत कुछ एक्टिव होने की जरूरत है जो वो नहीं है मुझे लगता है। और इससे जो भी फायदे की बात सीटों में उनको मिल जाए वो आगे नहीं दिखेगी। एक और चीज इस पूरी प्रक्रिया में हुई कि प्रशांत किशोर साहब और ज्यादा साफ तरीके से सामने आ गए कि उनका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के करीब ही है। कई तरह की वो बातें करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कह दिया कि बिहार में तो एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है, तो ये एक तरीके से वही बात होगी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एसआईआर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये जो पूरी यात्रा है उसमें ऐसा अभी तक लगता है कि प्रशांत किशोर जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि पलायन बड़ा मुद्दा है और मैं एक नए एजेंडे के साथ सामने आ रहा हूं, उसमें उनको काफी झटका लगा है और इस बात की जरूरत है कि वो नए तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करें अगर आने वाले समय में उन्हें चुनाव में बने रहना है। तो
एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा और उसके बाद एक और थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस में मुझे कुछ कहना है। आखिरी बात ये है कि ये जो यात्रा खत्म हुई है यहाँ पर, उसके बाद महागठबंधन को नए तरीके से अपने कील काटे जो उनके दुरुस्त हुए उसके साथ जमीनी स्तर पर उतरना होगा। अगर वो यहाँ पर बैठ जाते हैं कि चुनाव की घोषणा हो गई और उसके बाद हम ज्यादा सक्रिय होंगे, तो फिर शायद जो लाभ होगा उसका वो उतना ना उठा पाए। अब जरूरत इस बात की है कि वो जमीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर, बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें, जो उम्मीदवार चुनने हैं वो सही उम्मीदवार चुने, सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो, तो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, उनकी जीत की संभावना रहेगी। एक जो ईडब्ल्यूएस की बात हुई उसमें मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मैं वहीं पढ़ाता हूँ। ये बात उभर कर सामने आई कि जो ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, तो आमतौर पर सब योग्य होते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पर वो आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं। अब जब वो लोग ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो वो बीएमडब्ल्यू पे आते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं उनके पास, आर्थिक रूप से काफी संपन्न हैं। तो मोटे तौर पर जो ईडब्ल्यूएस की एक कैटेगरी बनाई गई, उस कैटेगरी को बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वो आरक्षण की जो मूल मान्यता है उसके खिलाफ था। लेकिन जब आपने कैटेगरी बना दी तो एक तरीके से आपने उसे जो सरकारी नौकरियां हैं उसको रेवड़ियों की तरह बांटने की तरह इस्तेमाल किया, उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत उस तरीके से नहीं है, वो संपन्न लोग हैं और वो जो सामान्य श्रेणी है उसमें प्रतियोगिता करके आ सकते थे। तो ये जो बात सामने आई जो धनंजय जी ने कही कि वो अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। और मुझे लगता है कि जो पिछड़ी जातियों के युवा हैं या जो दलित युवा हैं या जो आदिवासी युवा हैं, जिनके लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया और बाद में मंडल कमीशन के द्वारा ओबीसी के लिए किया गया, उन्हें इस बात को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है कि ईडब्ल्यूएस के नाम पर असल में जो संघ है और बीजेपी है उसने एक बड़ा घोटाला किया है और जो उनका एक कोर वोटर है जो अपर कास्ट है उसको गिफ्ट में कुछ देने की कोशिश की है। और 2019 के चुनाव के पहले ऐसा हुआ और फिर कुछ चमत्कार हुआ कि अदालत में भी इसको स्वीकार कर लिया गया, जबकि ऐसे संभावना थी कि सर्वोच्च न्यायालय इसको रोक लगा देगा। तो ये एक बात है जो ईडब्ल्यूएस के बारे में भी समझने की जरूरत है। जी आनंद सर।